आज हम ये देखते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है। और हमें ये भी पता है कि इम्यूनिटी जो है दो तरह की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो दो इम्यूनिटीज़ हैं ये किस तरह से फंक्शन करती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं। और these are the microorganisms। ये बैक्टीरिया है, दिस वन इज़ द बैक्टीरिया, दिस इज़ द वायरस एंड इट मे बी एनी फॉरेन मॉलिक्यूल, एनी इन्वेडर, और इनमें से कोई भी पैथोजन जो बॉडी के बाहर है वो बॉडी के अंदर कैसे जाता है, और जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो कौन सी मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वो बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के क्या बॉडी उसको आसानी से अंदर जाने देती है या कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग से ही देखते हैं कि सपोज इट इज़ द आउटसाइड द बाउंड्री, आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज़ द बॉडी। तो बॉडी के आउटसाइड में हमने देखा माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई है और प्रोटोजोन्स हैं। तो ये जब बॉडी की तरफ बॉडी को चेस करने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे पहला बैरियर जो मैकेनिकल बैरियर है या फिजिकल बैरियर है वो क्या है, हमारी स्किन। स्किन क्या करती है, स्किन जो है हम देखते हैं मोस्टली स्किन जो है हमारी केराटिनाइज्ड है। कैसी है, केराटिनाइज्ड, यानी केराटिन का डिपोजिशन हो जाने से स्किन टफ हो जाती है और डेड जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता। माइक्रोब्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो इसके अंदर एंट्री कर पाए। यानी देखेंगे अगर ये बैक्टीरिया जो है यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है, नहीं जा सकता है। तो अगर हम देखें पूरी बॉडी जो है हमारी वो कवर्ड है स्किन से, तो यानी बॉडी में बाहर की तरफ जो स्किन है वो केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज होने की वजह से बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता है। मगर बॉडी की सारी स्किन, अगर हम बकल कैविटी की तरफ जाएं तो बकल कैविटी जो है वो केराटिनाइज्ड नहीं है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया एंटर कर सकता है क्योंकि यहाँ पे केराटिनाइजेशन नहीं है। तो ऐसे में क्या किया गया, जहाँ जैसे बकल कैविटी है, बकल कैविटी में या नेज़ल कैविटी है या फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ये सारी जगह पर क्या है, मॉइस्चर है, मॉइस्ट स्किन है। और इन जगहों पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सेट कर दिया गया है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और मॉइस्चर है, तो ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया को यहाँ स्टिक नहीं करने देता है, और यहाँ से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और सम केमिकल्स वो इसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यानी बैक्टीरिया स्किन से भी नहीं एंटर कर सकता है। अगर वो बकल कैविटी में पहुंच गया, नज़ल कैविटी में पहुंच गया और ट्रैकिया, फेरिंग्स में पहुंच गया, तो वहाँ पर भी एंजाइम्स जो है उसका ऐसी की तैसी कर देंगे, मॉइस्ट सरफेस और यहाँ पर एंजाइम्स का इफेक्ट। एंड देन उसके बाद वो और नीचे गया, स्टमक में पहुँचा। तो स्टमक चूँकि ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुँच गया, लो पीएच में, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है, यानी किसी भी तरह से बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पा रहा है। उसके बाद रिस्पायरेटरी ट्रैक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर मान लीजिए लंग्स नेज़ल कैविटी से रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाता है तो वहाँ पर भी क्या है, सीलिया है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में अंदर जाने नहीं देते हैं, रास्ते में ही रोक लेते हैं। वहाँ से भी सीलिया उसको प्रोपेल करके, और सीलिया के साथ साथ गोबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस का सिक्रीजन करती हैं, और म्यूकस और सीलिया इसको प्रोपेल करके बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से भी बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन या कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स, एंटीजन एंटर नहीं कर पाता है। एंड देन उसके बाद स्किन के अदर पार्ट में अगर हम देखें तो कुछ जगह पे डिफेंसिन मॉलिक्यूल हैं जो स्किन के बाहर साइड में लगे हुए हैं, वो भी माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर देंगे। माइक्रोब्स एंटर नहीं जा सकता है। कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो सेल के मेम्ब्रेन्स पर लगी रहती हैं, वो भी क्या करेंगी, बैक्टीरिया को ग्रैब कर लेंगी और उसको एंटर नहीं करने देंगी। बट बैक्टीरिया ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया कि किसी तरह से वो बॉडी के अंदर यानी स्किन के अंदर पहुंच जाए। तो जैसे ही बैक्टीरिया
स्किन के अंदर पहुंचेगा। तो जैसे ही वो स्किन के अंदर पहुंचेगा, सबसे पहले डेंड्राइट सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं जिन्हें, और स्किन के नीचे लैंगरहैंस सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं, या न्यूट्रोफिल्स हैं ये, मतलब, और मास्ट सेल्स। सारी सेल्स हैं जो सिक्योरिटी का, दिस इज द नेचुरल किलर सेल्स। तो ये सारी सेल्स यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन यहाँ पर पहुँचता है तो सबसे पहले क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स उसको ग्रैब कर लेती है और पकड़ने के बाद इसको क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है, खा जाती है। यानी ये बैक्टीरिया को, वायरस को या किसी भी पैथोजन को, यहाँ पर हम बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई और प्रोटोजोन्स ना कह करके पैथोजन कहेंगे। यानी पैथोजन को वो क्या करती हैं, स्टिक करती है, पकड़ती हैं, और फैगोसिटिक है तो खा जाएंगी। यानी डेंड्रिटिक सेल्स है ये भी खा जाएगी, मैक्रोफेज है ये भी खा जाएगी, न्यूट्रोफिल सेल्स है ये भी खा जाएंगी। ये सारी खा जाने वाली सेल्स हैं। नेचुरल किलर सेल्स हैं तो ये, इनका काम है कि ये चेक करती हैं, इस हाथ से इसने इस बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की सेल के ऊपर इसको MHC मॉलिक्यूल दिखना चाहिए, MHC फर्स्ट होना चाहिए। और MHC फर्स्ट वो होना चाहिए जो इसकी बॉडी का है। यानी ये जिस बॉडी में है, ये ह्यूमन बॉडी का है, तो MHC फर्स्ट ह्यूमन बॉडी का होना चाहिए। किसी और जगह का अगर MHC फर्स्ट लेकर के ये आएगा, ये ऑर्गेनिज्म पैथोजन, तो ये जैसे ही इसके ऊपर हाथ फेर के चेक करेगा, लगेगा इसको कि ये तो दूसरा कोई है, बाहरी है, ये फ़ौरन इसको सूट कर देगा। यानी यहाँ पर माइक्रोब्स को या पैथोजन को सूट कर दिया जाएगा। अगर इससे मान ली बच गया बाय एनी हाउ, तो ये डेंड्रिटिक सेल्स इसको पकड़ के खा जाएगी, और खाने के बाद क्या करेगी, प्रेजेंट कर देगी क्लास सेकंड MHC थे। यहाँ पर ये क्या करेगी, MHC क्लास सेकंड, MHC क्लास सेकंड से ये क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी, और ये प्रेजेंट करने जाएगी टी सेल्स को। यानी लिम्फोसाइट सेल्स जो लिम्फ नोड में है, लिम्फ नोड में जाकर के और टी सेल्स को प्रेजेंट करेगी कि देखो ये मैंने एक पैथोजन पकड़ा है और उसका ये पार्ट है, उसका ये कुछ पार्ट है, इसको रिकॉग्नाइज करो, ये बाहरी है। तो ये पोर्शन है, ये इस बैक्टीरिया का है, तो ये इसमें सारे बैक्टीरिया को खा गई, उसकी कुछ प्रोटीन को यहाँ पर स्टिक करके लेके जाती है, टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करती है, टी सेल्स को प्रेजेंट करती है। तो टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करती है और इसके अगेंस्ट रिएक्शन प्रोसीड कराती है, टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करती है, TC सेल्स को एक्टिवेट करती है। एंड सेम इसी तरह से मैक्रोफेज सेल्स है, ये भी इसको खाएगी, डाइजेस्ट करने के बाद इसका जो पेप्टाइड है वो यहाँ पर प्रेजेंट करेगी MHC क्लास सेकंड के थ्रू, और ये भी जाकर के टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करेगी। और उसके अलावा न्यूट्रोफिल सेल्स है, ये भी, मतलब यहाँ जैसे ही कोई माइक्रोब्स आएगा तो सबसे पहले पहुँचने वाली सेल्स होती है न्यूट्रोफिल सेल्स। यानी इसको माइक्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, इसको मैक्रोफेज कहते हैं, तो इसको माइक्रोफेज कहते हैं। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को खाता है या किसी पैथोजन को खाता है, और खाने के बाद जो भी रिमेन्स बचता है, बचा कुचा, उसे यहीं पे फेंक देता है और फेंक के आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो कुछ यहाँ पर टिश्यू में, यानी टिश्यू फ्लूइड में, ये जो भी रिएक्शन हो रही है टिश्यू फ्लूइड में हो रही है या हो रही है, टिश्यू फ्लूइड में हो रही है। तो टिश्यू फ्लूइड में ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये माइक्रोब्स को खाने के बाद, पैथोजन के खाने के बाद, उसका जो कुछ ये बचता है उसको पेप्टाइड को या कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी चीज़ जिसका ये बना होता है उसको यहाँ पर बचे कुचे को सब फेंक देते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्ट को इसमें फेंक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जो ये यहाँ पर रिमेन्स छोड़ करके जाते हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल, ये भी मतलब हमें इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है जो ये छोड़ करके जा रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या करते हैं, ये पूरे माइक्रोब्स को, पूरे बैक्टीरिया को खा जाते हैं, पूरे पैथोजन को ये भी खा जाते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी खा जाती है, ये पूरे पैथोजन को खा जाते हैं। इसी तरह से ये पूरा नहीं खाते हैं,
तो जब ये खाते हैं तो इसमें से कुछ पोर्शन को ही क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, सामने लेकर के आते हैं कि देखो हे हमने कुछ पकड़ा है और ये फॉरेनर है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता था, तो मैंने ये सैंपल पकड़ा है, ये सैंपल देखिए ये क्या है। तो ये लेकर के, यानी ये ऐसी सेल्स है कि ये मारपीट के छोड़ नहीं देती, बल्कि ये ले जा करके थाने में रिपोर्ट कर देती है, यानी ये कोर्ट में पेश करने का काम है। तो ये इसको ले जा करके कोर्ट में पेश करते हैं, टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करते हैं ये टी सेल्स को। तो जब टी सेल्स को जैसे ही ये किसी को डाइजेस्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो सबसे पहले ये IL-12 का सिक्रीजन करता है, यानी ये फ़ोन मिलाता है IL-12 कम्युनिकेशन के लिए। तो ये क्या करता है, टी हेल्पर ज़ीरो जो सेल्स है उसको कॉल करता है। उससे पहले टी हेल्पर सेल्स G0 फेज में पड़ी हुई है, इट इज़ नॉट एक्टिव, मगर जैसे ही मैक्रोफेज IL-12 का सिक्रीजन करता है, IL-12 इसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है टी हेल्पर 1 में। तो जब ये टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, IL-2 का सिक्रीजन करने लगता है, एंड उसके साथ साथ ये गामा इंटरफेरॉन का सिक्रीजन करता है। यानी अगर ये मैक्रोफेज ने MHC के थ्रू जो एंटीजन को प्रेजेंट करता है, इसी मैक्रोफेज ने IL-12 का सिक्रीजन किया, जो टी हेल्पर ज़ीरो सेल है या नाइव सेल है, जो कि किसका पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, और ये क्या है, इननेट इम्यूनिटी। तो अगर हम देखें तो मैक्रोफेज जो है ये एक ब्रिज का काम कर रहा है एक्वायर्ड और इननेट के बीच में। अगर मैक्रोफेज ना हो तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इंस्टिगेट कर रहा है, यहाँ से इसने इसको एक्टिवेट किया, यानी IL-12 का सिक्रीजन किया, जिससे ये एक्टिवेट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया टी हेल्पर 1 में। टी हेल्पर 1 में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या सिक्रीट्स करेगा, दिस टी हेल्पर 1 विल सिक्रीट IL-2। IL-2 जो है इंटरल्यूकिन 2, ये एक तरह से साइटोकाइन है जो ये सेल सिक्रीट करती है, और ये साइटोकाइन IL-2 टी साइटोटॉक्सिक सेल से भी बाइंड कर सकता है, और ये खुद अपने आप से बाइंड करता है, यानी IL-2 खुद से बाइंड हो जाता है। तो IL-2 जब ये खुद से बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है कि टी हेल्पर 1, और ये जब खुद से बाइंड करता है तो खुद को एक्टिवेट करता है, यानी इसके अंदर जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उसके अलावा IL-2 का जब सिक्रीजन बढ़ता है तो ये क्या करता है, टी हेल्पर 0 को टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट कर देता है। और उसके अलावा अगर कोई अननोन सेल है जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, जिसके बारे में कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसने मास्क लगाया हुआ है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, तो ये क्या करता है, IL-4 का सिक्रीजन करता है, और IL-4 जब T0 पे बाइंड करता है तो ये भी इसको कन्वर्ट कर देता है टी हेल्पर 2 सेल्स में। और टी हेल्पर 2 सेल्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो टी हेल्पर 2 सेल्स IL-4 और IL-5 का सिक्रीजन करती है। तो ये IL-4 और IL-5 जो हैं ये आगे क्या करेंगे, बी सेल्स का एक्टिवेशन करेंगे, यानी बी सेल का ये क्लोनल एक्सपेंशन करेंगे, और ये डिफ्रेंसिएशन, साइटो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम आगे देख रहे हैं। तो अभी तो हमें ये देखना है कि इननेट सिस्टम में, यानी ये बैक्टीरिया ने इननेट सिस्टम को एक्टिवेट किया, और इननेट सिस्टम खुद सफिशिएंट है माइक्रोब से लड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बैक्टीरिया आ गया और इसमें न्यूट्रोफिल्स ने इसको खा लिया, ये इननेट सिस्टम का पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स खा करके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी पैथोजन हो, उसको ये न्यूट्रोफिल्स खा के ख़त्म कर देगा, यानी पूरे बैक्टीरिया, यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और उसको न्यूट्रोफिल्स ने खा के ख़त्म कर दिया, नो प्रॉब्लम। मैक्रोफेज ने भी खा के ख़त्म कर दिया, मगर इसने क्या किया, एक मतलब प्रेजेंटेशन कर दिया टी हेल्पर सेल्स को। तो इससे क्या हुआ, एक्वायर्ड सिस्टम जाग गया। पहले एक्वायर्ड सिस्टम सो रहा था। ऐसे ही डेंड्रिटिक सेल्स भी खा करके अगर ख़त्म कर देती तो ये एक्वायर्ड सिस्टम को नहीं जगाती, यानी इननेट सिस्टम ही सफिशिएंट होता। उसके अलावा ऐसे ही अगर नेचुरल किलर सेल्स को देखें तो नेचुरल किलर सेल्स भी इसको एक्टिवेट नहीं कर रही है, ये इननेट सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये क्या करती है, सीधे ही चेक करती है इस मॉलिक्यूल को कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल बाहरी है
या खुद बॉडी का है। अगर बॉडी का होगा तो इसके पास वो MHC होगी जो बॉडी की MHC है, यानी क्लास 1 MHC डिफरेंट नहीं होनी चाहिए किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट सेम होता है, मतलब हमारा फिंगरप्रिंट जो होगा वो हमारे लिए सेम होगा, दूसरा आपका फिंगरप्रिंट जो होगा तो वो आपके लिए सेम होगा, बट आपका फिंगरप्रिंट हमारे लिए डिफरेंट होगा और हमारा फिंगरप्रिंट आपके लिए डिफरेंट होगा। वैसे ही ये नेचुरल किलर सेल्स अगर हमारी बॉडी की है तो इसको हमारा फिंगरप्रिंट पता है, मगर ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो इसका फिंगरप्रिंट जो MHC है क्लास 1 MHC ये डिफरेंट है हमारी क्लास 1 MHC से। और जैसे ही ये इसको चेक करेगा ऐसे लगेगा कि ये MHC क्या है, बाहर से है, तो ये फ़ौरन को क्या करेगा, किल कर देगा। दूसरी चीज़ ये क्या कर सकता है, अगर हम इम्यूनिटी का सिस्टम मतलब देखें तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। किससे डिफेंस प्रोवाइड करता है, हमें बाहर से आने वाले इन्वेडर्स से डिफेंस प्रोवाइड करता है, और किससे डिफेंस प्रोवाइड करता है, खुद बॉडी के अंदर कोई अगर सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए और उससे होने वाले एडवर्स इफेक्ट से डिफेंस प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल नॉर्मल सेल कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए तो कैंसर सेल्स जो होगी वो डिफरेंट मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगी, और वो प्रोटीन क्या होगी, बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यानी वो भी एक तरह से हमारी बॉडी में फॉरेनर की तरह से वर्क करेगा, यानी हमारी बॉडी का दुश्मन हो गया। तो उसको भी